everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के अपने सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 1। यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है और वो एग्ज़ाम पैटर्न पर ही बेस्ड है। किस तरह से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर 1 में, ठीक है। तो वही 50 क्वेश्चंस को आज हम अपने इस मॉडल पेपर 1 में देखने वाले हैं। आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस प्रूव होंगे। आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को ना भी मिले एग्जाम में, बट जो पैटर्न है वह आपका सेम ही रहने वाला है। आपको क्वेश्चंस भले ही एज इट इज़ ना मिले लेकिन पैटर्न आपको एज इट इज़ मिलेगा, जिस पैटर्न पर आज हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा और अगर आपकी स्टडी आप कर रहे हैं तो आप पहले खुद से ही क्वेश्चन को आंसर करेंगे और उसके बाद जो मेरा आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। So without wasting much more time, let's move towards our questions. So let's get started. तो देखेंगे अपने सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चंस को यहाँ कवर करेंगे तो एक्सप्लेनेशन नहीं है एज यूजुअल, ठीक है। सिर्फ हम आंसर्स को मार्क करेंगे और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट की कुछ लिस्ट दी गई है और आपसे पूछा है स्टेटमेंट्स में से सिलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। उन स्टेटमेंट्स को आपको सिलेक्ट करना है जो कि क्या करते हैं, जो कि टीचिंग की विशेषता बताते हैं और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टीचिंग की उसको इंडिकेट कर रहे हैं। उन स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टीचिंग एम्प्लाइज कम्युनिकेशन, ठीक है। टीचिंग जो है वो कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग गुड, या फिर शिक्षण जो है वो माल बेचने की तरह है, या फिर टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, या फिर टीचिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना, ठीक है। टीचिंग इम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर, टीचिंग का मतलब है कि वो दूसरे को आप आकर्षित करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो। टीचिंग रिक्वायर्स कन्विंसिंग अदर, टीचिंग को ज़रूरत होती है दूसरे को कन्विंस करने की। एंड देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, और यहाँ पर कोई टीचिंग नहीं होगी अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, हमें उन स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है जो कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक है और बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। तो बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें टीचिंग की तो कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा टीचर का उतने अच्छे से वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकता है, और स्टूडेंट्स को अगर टीचर का कम्युनिकेशन अच्छा है तभी जो भी कंसेप्ट है वो उसके माइंड में क्लियरली आ पाते हैं, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट लेके स्टूडेंट जो है वो अपनी एजुकेशन ले सकता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, आपकी कोई यहाँ पर मार्केटिंग नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेलिंग गुड्स वाला। टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, बिल्कुल टीचिंग का मतलब मैनेज करना ही होता है, किसी चीज़ को चलाना ही होता है। तो ये थर्ड वाला इज करेक्ट। एंड टीचिंग एम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर, यस, टीचर दूसरों को प्रभावित करता है। टीचिंग जो है वो उससे वो दूसरे प्रभावित होते हैं, लेकिन कन्वेंस नहीं करना होता टीचर को, क्योंकि यहाँ पे भाई सेम आ गया LIC एजेंट थोड़ी ना है, उनको पॉलिसी करानी है तो वो आपको कन्वेंस करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं होती टीचर को कन्वेंस करने की। आप अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं आप एडमिशन लेंगे ही, ठीक है। सो आपके फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। एंड बाकी आपका जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टीचिंग जो है पहले के ज़माने में गुरुकुल्स में हुआ करती थी, वहाँ कोई बिल्डिंग्स बनी हुई नहीं होती थी, सिर्फ एक आपका मैदान ही होता था, वहीं पर टीचिंग होती थी। तो इसलिए टीचिंग को इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है।
अब हम यहाँ पर कोड देख लेते हैं क्या आ रहा था हमारा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट थी और ये हमें देखने को कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपने सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द पर्पस अंडरलाइंग द यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अब जो टीचिंग एड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करने का पर्पस क्या है, तो देखिए टू मेक द लेसन्स इंटरेस्टिंग, ताकि जो लेसन है उनको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, टू कैप्चर द स्टूडेंट्स अटेंशन, या फिर स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर किया जाए, या फिर टू एनहेंस एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, या फिर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स को एनहेंस किया जाए, या फिर ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। सो येस, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। यहाँ पर आपको लिस्ट वन एंड लिस्ट 2 दी है। लिस्ट 1 में आपके टीचिंग मेथड्स है, लिस्ट 2 में आपके फैक्टर्स इफेक्टिव हैं, ठीक है। तो मैच करेंगे। देखिए सबसे पहला है आपका एक्सपोजिटरी मेथड। तो अगर हम एक्सपोजिटरी मेथड की बात करें तो ये आपका क्या आता है, ये आपका सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। एक्सपोजिटरी मेथड आपका सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप आता है, यानी कि ए का जो है वो 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेटिव मेथड। इन्वेस्टिगेटिव मेथड में आपका आएगा क्रिएटिंग अ चैलेंज, मतलब वहाँ पर आपको एक चैलेंज मिलता है, उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो बी का आपका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड की अगर हम बात करें तो डिस्कशन मेथड में आप क्या करते हैं, फ्रीडम होते हैं कि आप अपने आइडियाज़, मतलब फ्रीडम होते हैं आप आइडियाज़ को चूज़ करने के लिए, उनको बदलने के लिए, ठीक है। तो सी का साथ आपका आ जाएगा 2nd। नेक्स्ट आपका पर्सनलाइज्ड मेथड है। पर्सनलाइज्ड मेथड गो विद ट्रस्ट एंड ओपिनियंस, ठीक है। सो 1, तो यहाँ पर हमारा क्या कोड बन रहा है, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st। 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी हमें ऑप्शन 1 में ही दिखाई दे रहा है, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट बिलो आर गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं पर्टेनिंग टू इवोल्यूशन सिस्टम। यहाँ ये इवोल्यूशन सिस्टम से है और आपको उन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि करेक्टली इवोल्यूशन सिस्टम को एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। देखिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि जो CRT है वो फोकस करता है आपका डेलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क पर, या फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग NRT जो है उसको क्लियरली डिफाइंड ग्रुप की ज़रूरत है, या फिर फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स, या फिर फॉर्मेटिव टेस्ट आपके कोर्स के एंड में होते हैं, ठीक है। एंड बोथ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, या फिर दोनों ही आपकी NRT और CRT जो है वो सेम टाइप के टेस्ट आइटम्स को फॉलो करते हैं। 5th है आपका समेटिव टेस्ट जो है वो आपके रेगुलरली होते रहते हैं टीचिंग ट्रांजैक्शंस के समय पर, या फिर मास्टरी टेस्ट जो है वो एग्जांपल्स हैं आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के। तो यहाँ पर ये आपकी 6 स्टेटमेंट्स थी और इन स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग यानी CRT होता है, ये आपका डेलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क पर फोकस करता है। तो ऑप्शन आप स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग NRT है, इसको क्लियरली डिफाइंड ग्रुप की ज़रूरत होती है, सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद फॉर्मेटिव टेस्ट तो आपको पता है कोर्स के एंड में नहीं होते, आपको फॉर्मेटिव एग्जाम स्टार्टिंग में ही होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4th, तो यहाँ पर आपके बोला है कि दोनों ही आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग NRT और CRT सेम टाइप के टेस्ट आइटम्स को यूज़ करते हैं। यस, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा, समेटिव टेस्ट रेगुलरली नहीं होते, समेटिव टेस्ट जो है वो आपके एट द एंड ऑफ द कोर्स होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। और मास्टरी टेस्ट जो है वो आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा जो पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है आपका फर्स्ट सही था स्टेटमेंट, 2nd स्टेटमेंट सही था एंड 4th स्टेटमेंट सही था। तो ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, यहाँ कोड है 1st, 2nd एंड 4th। हेयर इज ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन द लिस्ट गिवन बिलो, जो लिस्ट यहाँ पर दी है उसमें से आपको वो टीचिंग बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना है विच हैव बीन ऑब्जर्व टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिव टू इफेक्टिवनेस, जो कि इफेक्टिवनेस की तरफ कंट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देख लीजिए, पहला है आपका कि लेसन क्लैरिटी होना चाहिए, दूसरा है आपका प्रोविंग होना चाहिए, तीसरा है आपका टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, फोर्थ स्टूडेंट सक्सेस रेट, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, सिक्स्थ इज यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़, की स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ करें। तो अब कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं तो देख लेते हैं। लेसन की क्लैरिटी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसलिए 1 वाला आपका करेक्टर। प्रोविंग की यहाँ पे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं होगा। थर्ड वन जो है आपका टीचर टास्क ओरिएंटेशन, यस होना चाहिए। ठीक है, सो थर्ड भी आपका सही है। फिर स्टूडेंट के सक्सेस रेट को देखना है, बिल्कुल देखना है, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर आपकी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी ठीक है। और स्टूडेंट्स के आइडिया को यहाँ पर यूज़ करना नहीं है कॉन्ट्रीब्यूटिव टू इफेक्टिवनेस में। सो यहाँ पर हमारा जो कोड है दैट इज़ फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देख लेते हैं कहाँ हो रहा है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हेयर in option number 3. So option number 3 is the right answer for this question. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर फॉलो करना है कंपोनेंट्स का, ठीक है, जो कि इंटर रिलेटेड है आपके रिसर्च से। ठीक है, तो इनका करेक्ट ऑर्डर आपको पता लगाना है। तो जब रिसर्च की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन के बाद आप जाते हैं कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आएगा। कंसेप्ट डेवलप हो जाने के बाद फिर आपका हाइपोथेसिस बनता है, यानी कि सेकंड आएगा। हाइपोथेसिस जब बन जाता है, हाइपोथेसिस बनने के बाद आप क्या करते हैं, जो भी थ्योरीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको डिड्यूस करते हैं, यानी कि फोर्थ आएगा। और उसके बाद आप मेथड्स यहाँ पर यूज़ करते हैं उनको ऑब्टेन करने के। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो करेक्ट ऑर्डर है अगर हम रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए राइट करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7th। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी आपको कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं और इन स्टेटमेंट्स में आपको उन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि करेक्टली डिस्क्राइब कर रही हैं आपका रिसर्च के मीनिंग और उसकी विशेषताओं को। तो देख लेते हैं। तो रिसर्च जो है वो एक मेथड है जो कि इम्प्रूव करता है हमारे कॉमन सेंस को। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रिसर्च जो है वो हमारे कॉमन सेंस को यहाँ पर इम्प्रूव नहीं कर रहा है। जब हम ऑलरेडी हमें कॉमन सेंस अच्छा होगा तभी हम रिसर्च करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिडक्टिव और इंडक्टिव मैथड्स गेट इंटीग्रेटेड इन रिसर्च प्रोसेस। येस, आप डिडक्टिव और इंडक्टिव मैथड्स का यूज़ यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, रिसर्च इज क्रिएटिविटी एंड चेरिस्मा। ये नो, रिसर्च कोई क्रिएटिविटी थोड़ी ना है। क्रिएटिविटी क्या होता है कि आप किसी भी पुरानी चीज़ से कुछ नया बना लें या फिर कुछ नया क्रिएट करना। तो रिसर्च नया नहीं है, रिसर्च आप पुरानी रिसर्च पर बेस्ड रिसर्चेस को पढ़कर ही आगे बढ़ते हैं, तो ये क्रिएटिविटी नहीं है। नेक्स्ट, रिसर्च इज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। रिसर्च जो है वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होता है आंसर्स प्रोवाइड करने के लिए मीनिंगफुल क्वेश्चन से। बिल्कुल सही बात है, साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड होती है। तो थर्ड और फोर्थ यहाँ, सेकंड और फोर्थ यहाँ सही है। और आगे हमारा है कि मेथड्स ऑफ कंसल्टिंग एंड यूजिंग एक्सपीरियंस रिसर्च इज कॉल्ड रिसर्च। मतलब कंसल्ट करने का जो मेथड होता है या फिर एक्सपीरियंस को यूज़ करने का मेथड रिसर्च कहलाता है। नो, ये ऑप्शन भी नहीं है। एंड द आंसर प्रोवाइडेड बाय रिसर्च कैन बी एम्पेरिकली वेरीफाइड। जो आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं रिसर्च के द्वारा वो एम्पेरिकली वेरीफाइड होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। जब वो वेरीफाई होते हैं तभी रिसर्चर्स जो होते हैं वो आंसर प्रोवाइड करते हैं
एक्सपेरिमेंट करके, सो इट इज़ ऑल्सो राइट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज 2nd, 4th एंड 6th। तो वेयर इट इज ऑप्शन नंबर 1, 2nd, 4th एंड 6th। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट यहाँ पर भी आपको मैचिंग करनी है। लिस्ट आप 2 लिस्ट आपको यहाँ प्रोवाइडेड है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिस्ट 1 में आपके रिसर्च मेथड्स हैं और दूसरी तरफ आपके क्रिटिकल फीचर्स हैं। तो आप सबसे पहले एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड आ जाएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड की अगर हम बात करें तो ये आपका किसके साथ जाता है, ये क्या है आपका कैजुअल कंपैरिजन है और कोरिलेशनल स्टडीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट वन का आपका हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड में आप जाएंगे इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ यूनिट स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस, यानी कि ये आपका 2nd का हो गया। फिलोसॉफिकल मेथड जो है ये है आपका इंटरप्रिटेशन है थॉट का ग्रेट थिंकर्स का। फिलोसॉफिकल आपको पता ही है कि यहाँ पर थिंकर्स और थॉट की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंडिंग आउट दी स्टेटस बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ ए लार्ज सैम्पल, मतलब स्टेटस का पता लगाना है लार्ज सैम्पल्स की स्टडी के बेस पर, तभी आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। सो द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन इज 4th, 5th, 2nd एंड 1st। 4th, 5th, 2nd एंड 1st, दैट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट is question number 9 and this question says that a researcher use parametric test। researcher जो है वो parametric test का use करता है in lieu of non parametric test for analysis के लिए and interpretation of result के interpretation और analysis के लिए researcher जो है वो parametric test का use करता है non parametric test की जगह। and this may be described as a case of, और ये किस केस में डिस्क्राइब हो सकता है, ये ऑप्शंस हैं unethical research practice, malpractice in reporting of result, technical lapse in handling data and manipulation of research results। So the right answer for this question is option number 3, technical lapse in handling data। option number 3 is the correct answer for this question। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर लैटिट्यूड टू द रिसर्चर्स फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए रिसर्चर्स को सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड कौन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ऑप्शंस है थीसिस राइटिंग ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल, या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्फ्रेंस पेपर, या फिर प्रिपेयरिंग अ रिसर्च सिनॉप्सिस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्फ्रेंस पेपर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम क्वेश्चन 11 to 15 करेंगे ये आपके पैसेज पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम 11 to 15 क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसके बाद हम पैसेज रीड करेंगे। So the 11th question says that as per the text of the passage, the 8th edition of the World Water Forum, जो 8th edition है World Water Forum की, वो किससे कंसर्न है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड से, या फिर इश्यूज ऑफ हाई टाइडल वेव से, या फिर द पावर ऑफ वाटर से, या फिर द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन सॉल्विंग वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2 says that deliberations on the theme sharing water should facilitate regular evaluation of sustainable development goals, the role of private sector in preserving water resources, the establishment of institutional framework या sanitization of government authorities। 13th, the institutional framework of Brazil for water management promotes bilateral collaboration, provides for multi-stakeholder participation, consists of regional river boards, address legal dimensions of water sharing। 14th question, what would be of high priority to both New Delhi and Brasilia as regards river water। यहाँ पर proposing water as a global common, sharing water, development of large water resources, या फिर fight against contamination of river beds। लास्ट क्वेश्चन है कि फोकस जो है पैसेज का वो किस पे था, रिजोल्यूशन ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, एनकरेजिंग बायलैटरल कोऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ वाटर एज अवेलेबल रिसोर्सेज, या फिर लिवर इंटरलिंकिंग पे। तो अब हम पैसेज को अपना रीड करेंगे।
तो देखिए some 2000 किलोमीटर डाउन साउथ ऑफ द अमेजोन एंड about the same time when the tidal waves were at their highest as a consequence of the big clash of sea and fresh water at the Amazon Delta most vigorously in March and April 2018. More than 40,000 people were talking about the power of water. तो यहाँ पर आप देख लीजिए पावर ऑफ वाटर की बात की गई है। ब्राज़ीलिया से क्वेश्चन था, तो ब्राज़ीलिया होस्टेड द 8th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड वाटर फोरम, ठीक है, वेयर हेड्स ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटीज एंड प्राइवेट सेक्टर गैदर्ड टू डिस्कस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैनकाइंड मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये आपके ऑप्शंस थे, ठीक है। दिस ईयर्स थीम वॉज शेयरिंग वाटर, ठीक है, ये भी पूछा है आपसे। एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सपेक्टेडली पुट फोर्थ a political declaration aimed at raising awareness about threats and opportunities associated with water resources. Deliberations here would play a decisive role in the periodic assessment of the sustainable goals of Agenda 2030. Brazil has established a solid institutional and legal framework for water management based on the principle of multi-stakeholder participation. ठीक है, Brazil has also been conducting one of the boldest river interlinking project in which 500 kilometers of canals will transfer abundant water from the São Francisco basin to small rivers and weirs in one of Brazil's most arid areas, benefiting more than 12 million people in almost 400 municipalities. India too has a large variety of water sources and an institutional framework consisting of regional rivers boards and river cleansing missions has been set up, while successive central governments have made efforts to address the dire needs of irrigation and mitigation of groundwater depletion. As in the case of Brazil, a lot remains to be done in India. Adequate treatment of industrial wastewater, the fight against contamination of riverbeds, and assistance to drought affected areas are high priority topics for both New Delhi and Brasilia. Riverbeds था आपके ऑप्शन में, ठीक है। Due to these commonalities, there is ample room for bilateral cooperation, ये भी था। Water is a local, regional and global common, and as such collaboration is key to address most of its associated threats. Global common की बात भी हुई थी, ठीक है। लास्ट जो पैराग्राफ है आपका पैसेज का, दैट इज टुडे मैनकाइंड इज फेस्ड विद टू फैक्ट्स, वाटर इज टू पावरफुल अ फोर्स टू बी फॉट ओवर एंड टू वैल्यूएबल अ रिसोर्स टू बी लॉस्ट। मतलब आप खुद समझ लीजिए आपकी मैनकाइंड की अगर हम बात करें तो दो फैक्ट को फेस कर रहा है कि या तो वाटर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, एक पावरफुल फोर्स है जिसके लिए लड़ा जा सकता है, या फिर एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कि खो सकती है। To harmonize these two conflicting aspects, sharing water is perhaps the only meaningful motto for the ages to come. तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि आपका जो मेन टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर वो कौन सा है, क्वेश्चन था हमारा लास्ट, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखेंगे एज पर द टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो 8th एडिशन जो था वर्ल्ड वाटर फोरम का वो किसके साथ कंसर्न था? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द पावर ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड देख के आप इसको लगा सकते थे, लेकिन ये गलत होगा, बात हुई है आपकी पावर ऑफ वाटर पे। नेक्स्ट इज डेलिब्रेशंस ऑन द थीम शेयरिंग वाटर। जो शेयरिंग वाटर का थीम है वो क्या फैसिलिटेट करता है? ऑप्शंस here are regular evolution of sustainable development goals, sustainable development goals के regular evolution को, या फिर प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, या फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के एस्टैब्लिशमेंट, या फिर सैनिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेगुलर इवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी SDG का जो है वो रेगुलर इवोल्यूशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ ब्राज़ील फॉर वाटर मैनेजमेंट, उसने क्या कहा था? ठीक है, तो
प्रमोट्स बायलैटरल कोलैबोरेशन, बायलैटरल कोलैबोरेशन को प्रमोट करना, या फिर प्रोवाइड्स फॉर मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, कंसिस्ट ऑफ रीजनल रिवर बोर्ड्स, या एड्रेस लीगल डायमेंशंस ऑफ वाटर शेयरिंग. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोवाइड फॉर मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन. आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट वुड बी ऑफ हाई प्रायोरिटी टू बोथ न्यू दिल्ली एंड ब्राजीलिया एज रिगार्ड रिवर वाटर. रिवर वाटर के रिगार्ड की अगर हम बात करें तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है दोनों के लिए, दिल्ली और ब्राजीलिया के लिए. प्रपोजिंग वाटर एज अ ग्लोबल कॉमन, कि वाटर को ग्लोबल कॉमन कह दिया जाए, या फिर वाटर को शेयर करना, या फिर डेवलपमेंट करना लार्ज वाटर रिसोर्सेज का, या फिर फाइट अगेंस्ट कंटेमिनेशन ऑफ रिवर बेड्स. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फाइट अगेंस्ट कंटेमिनेशन ऑफ रिवर बेड्स. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का पैसेज का लास्ट क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द मेन फोकस जो है पैसेज का वो किस पर है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स के रिजोल्यूशन पे है. इन बायलैटरल कॉर्पोरेशन को एनकरेज नहीं करना है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है यहाँ पर. मैनेजमेंट करना है वाटर का एज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर रिवर इंटरलिंकिंग. रिवर इंटरलिंकिंग की बात हुई है लेकिन मेन फोकस नहीं है पैसेज का इस पर. ठीक है, रिजोल्यूशन हाँ वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स है लेकिन यहाँ पर भी फोकस वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स पे नहीं है. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि हमें वाटर का मैनेजमेंट करना है क्योंकि वाटर जो है वो हमारा एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज है. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now question number 16 says that given below are two statements. यहाँ पर आपको 2 statements provided हैं. So question number 16 says that given below are two statements, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R. तो हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है जो भी कोड हमें दिया है. असर्शन में आपका बोला गया है कि जो मीनिंग होता है मैसेजेस का यूज्ड इन द क्लासरूम आर आर्बिट्री इन नेचर. ठीक है, मैसेजेस का मीनिंग क्लासेस में आर्बिट्री है नेचर में, और मीनिंग्स जो होते हैं उन्हें लर्न किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ वंस प्रायर एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स हमने पढ़ ली और इनका हमें करेक्ट आंसर देखना है. तो यस, करेक्ट आंसर यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड है सेम एज असर्शन और रीजन का, और यहाँ पर भी हमें करेक्ट कोड सिलेक्ट करना है. तो फर्स्ट है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज़ अ कल्चरल डायमेंशन. क्लासरूम कम्युनिकेशन में कल्चरल डायमेंशन होता है, बिल्कुल होता है. और बिलीव्स, हैबिट्स, कस्टम्स एंड लैंग्वेज जो है वो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिकेशन की. बिल्कुल सही बात है, हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं वो बिलीव, हैबिट और कस्टम और लैंग्वेज के बेसिस पर ही करते हैं. तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा. दोनों ए और आर ट्रू है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट इन अ क्लासरूम. क्लासरूम की अगर हम बात करें तो टीचर्स और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट इशू को यूज़ करते हैं क्या जज करने के लिए, उनकी एक्सेसिबिलिटी को, एक्सेप्टेबिलिटी को यूज़ करने के लिए, अनक्रिटिकल डिस्पोजिशंस को यूज़ करने के लिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ आइडियाज़ को यूज़ करने के लिए, या फिर एक्सटर्नल नॉन वर्बल क्यूज को जज करने के लिए. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number 1 their acceptability. Question number 19 says that variables that affect the information processing in a classroom. वो variables जो कि affect करते हैं information processing को classroom में वो क्या हैं? Perception level, learned habits, attitude, beliefs and values, selectivity factor, market expectations, institutional intervention. So the right answer for this question is, यहाँ पर हमें इनमें से सही चूज करना है. तो परसेप्शन लेवल यस ये सही है, लर्न हैबिट्स भी ठीक है, एटीट्यूड, बिलीव्स और वैल्यूज भी करेक्ट ऑप्शन है आपका, सिलेक्टिविटी फैक्टर भी है, और मार्केट एक्सपेक्टेशंस भी है. इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब कोड देख लेते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सॉरी ओनली फोर्थ, नॉट फिफ्थ. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमें 4 तक का ऑप्शन मिल रहा है तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट
गिवन बिलो यहाँ पर भी आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं, असर्शन ए और दूसरा रीज़न आर। और यहाँ पर हम असर्शन देख लेते हैं। असर्शन कहता है कि सिलेक्टिव एक्सपोजर जो होता है क्लासरूम में वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के परसेप्शन, उनकी नॉलेज पे अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड वन इज द इफेक्टिवनेस जो है कम्युनिकेशन सोर्स का वो डिटरमाइन करता है सिलेक्टिव एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट टू इंफॉर्मेशन। सो हेयर इज ऑल्सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question number 21 says that the next term in the series 5, 11, 21, 35 and 53 is, तो यहाँ पर आपको पैटर्न देखना है। जब आप पैटर्न को देख रहे होंगे तब आप समझ रहे होंगे कि अगर हम 5 से 11 के बीच की बात करें, यहाँ पर आपका 6 नंबर का गैप है। 11 से 21 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपके 10 नंबर्स का गैपिंग है। 21 से अगर 35 के बीच की हम बात करें तो यहाँ आपके 14 नंबर्स का गैपिंग है। और 35 से अगर हम 53 की बात करें तो यहाँ आपके 18 नंबर्स का गैपिंग है। यानी कि गैपिंग कितने की हो रही है, बीच में 4 की हो रही है। तो आपको ऑलरेडी क्या करना है, लास्ट आपका 18 था, तो जब आप 18 में 4 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 22 हो जाएगा। यानी कि आपको 53 में जब आप 22 को ऐड करेंगे देन इट बिकम्स 75। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड इट इज़ ऑल्सो द सेम। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़, नेक्स्ट टर्म आएगी सीरीज़ में, वो क्या होगी, XY ABC और FG HI की। देखिए जब आपने XY देखा उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब ABC दूसरी हमारी सीरीज़ आई तो यहाँ हमारा Z जो था वो मिसिंग था। ABC के बाद आप देखेंगे हमारा D और E जो है वो मिसिंग है और उसके बाद FG HI आया है। इट मीन्स I के बाद हमारे यहाँ पे 1 नंबर मिसिंग थे, यहाँ 2 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग थे। तो अब कितने अल्फ़ाबेट्स मिसिंग होंगे, तो हमारे 3 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग होंगे। यानी कि FG HI J K L को हम मिस कर देंगे तो स्टार्ट होगा हमारा MNOP। ठीक है, MNOPQ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि अगर इलाहाबाद को हम ऐसे लिखेंगे तो बेंगलुरु का कोड यहाँ पर क्या रहने वाला है। एक बार इलाहाबाद लिख लेते हैं, ALLAHABAD। इसी के नीचे कोड लिख लेते हैं DPQGOIKKO। तो आपने देखा कि जब A और D की बात करें तो यहाँ पर आपका B और C यानी कि 2 नंबर्स की 2 अल्फ़ाबेट्स की गैपिंग हुई है। L और P की अगर हम बात करें तो देखिए LMNO, ठीक है, यहाँ पर आपके 3 नंबर्स की गैपिंग हुई है। ऐसे Q में आपके 4 नंबर्स की गैपिंग हुई है। A से G के बीच में आपके 5 नंबर्स की गैपिंग हुई है। यानी कि जो गैपिंग का पैटर्न रहने वाला है वो 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से रहने वाला है एक नंबर का। तो वही पैटर्न आपको फॉलो करना है और बेंगलुरु का आप कोड बना देंगे, BENGULURU बेंगलुरु। अब बी में देखिए कितनी गैपिंग हुई थी शुरुआत में, 2 अल्फ़ाबेट्स की, यानी कि B, C और D और आएगा क्या E। अब आप देख लीजिए ऑप्शंस में E फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, यानी सेकंड में नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका E। अब E के बाद आपको 3 अल्फ़ाबेट्स की गैपिंग देनी है, यानी कि क्या आएगा EFGH, यानी कि आएगा I। N के बाद आपको 4 की गैपिंग देनी है, क्या आ जाएगा OPQR यानी कि S। अब आप देखिए EIS कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है। जो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी आप इसको मैच कर लेंगे खुद से कि ठीक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट अ मैन पेड ₹160। एक मैन है, उसने ₹160 पेड किए जब वो ट्रैवल करा उसने 10 किलोमीटर के लिए एक टैक्सी में, जो कि उसका इनिशियल फिक्स्ड प्राइस है। ठीक है, दूसरा मैन जो था उसने 276 पे किए थे 16 किलोमीटर के लिए। ठीक है, और जो टैक्सी ड्राइवर था उसने डबल चार्ज लिया था इस इनिशियल फिक्स्ड प्राइस का उससे। तो चार्ज क्या रहा होगा टैक्सी का, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देख के बताना है। आप फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, मैं फिर भी आपको आंसर बता देती हूँ। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, ₹11।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट गोपाल वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ। गोपाल जो है वो 20 मीटर नॉर्थ में जाता है, उसके बाद वापस टर्न होता है राइट की तरफ और 30 मीटर आपका जाता है, ठीक है। फिर वो वापस राइट टर्न होता है और फिर आपका 35 मीटर आगे जाता है और फिर से वो लेफ़्ट टर्न होके 15 मीटर जाता है और फिर वो अगेन टर्न होता है लेफ़्ट में और फिर 15 मीटर आगे जाता है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसकी ओरिजिनल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में वो क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 45 मीटर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप डायग्राम बनाकर इसको करेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट चूज द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन द कोड टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप देख लीजिए, काव है मिल्क देती है, बी हनी देता है, तो टीचर हमें क्या देता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके कि टीचर हमें मार्क्स देता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलत कर सकते हैं लेकिन मार्क्स नहीं होगा। डिसिप्लिन देता है नो, लेसन देता है नो। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विजडम। जो टीचर है वो हमें विजडम देता है। क्वेश्चन नंबर 27 सेज दैट, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, और ये रिलेटेड है एक दूसरे से इस तरह से कि अगर एक को अनडिटरमाइन किया जाएगा तो दूसरी भी अनडिटरमाइन हो जाएगी। अब हमें इसके लिए कोड सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर है कि एवरी फ्रूट इज़ न्यूट्रिशियस। हर फ्रूट जो है वो न्यूट्रिशियस है। फ्रूट्स आर हार्डली न्यूट्रिशियस। हर फ्रूट हार्डली न्यूट्रिशियस, फ्रूट जो है वो हार्डली न्यूट्रिशियस होते हैं, या फिर फूड्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, या फिर कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशियस होते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3rd and 4th, यानी कि फ्रूट जो है वो ज़्यादातर न्यूट्रिशियस ही होते हैं और कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो भी हमारे न्यूट्रिशियस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सेज दैट गिवन बिलो आर 2 प्रेमिसेस ए एंड बी। यहाँ पर आपको 2 प्रेमिसेस दिए हैं ए और बी, इनसे 4 कंक्लूजन्स को ड्रॉन किया है और आपको कोड सिलेक्ट करना है जो कि वैलिडली ड्रॉन कंक्लूजन है, ठीक है। प्रेमिसेस को आप इंडिविजुअली और जॉइंटली ले सकते हो। तो प्रेमिसेस है कि ऑल सेंट्स आर नॉवल, सारे संस जो होते हैं वो नॉवल होते हैं, या फिर कुछ रिलीजियस मैन जो होते हैं वो संस होते हैं। कंक्लूजन है सम रिलीजियस मैन आर नॉवल, कुछ रिलीजियस मैन नॉवल होते हैं, सारे रिलीजियस मैन नॉवल होते हैं। सम सेंट्स आर रिलीजियस मैन, कुछ सेंट्स रिलीजियस मैन होते हैं, और ऑल नॉवल पर्सन्स आर सन्स, सारे नॉवल पर्सन्स जो हैं वो आपके सेंस होते हैं। यहाँ पर कोड आपको बताना है कि क्या सही रहने वाला है। सो यहाँ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ कि सारे रिलीजियस मैन नॉवल हैं, मतलब कुछ रिलीजियस मैन नॉवल हैं और सारे रिलीजियस मैन नॉवल हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1st and 2nd आर द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू प्रेमिसेस। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड गलत हुआ, 1st and 3rd। 1st and 3rd इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सारे रिलीजियस मैन नॉवल नहीं होंगे बल्कि सम सेंट्स आर रिलीजियस मैन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच वन इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अगर हम डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो मेक्स द क्लेम दैट इट्स कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय इट्स प्रेमिसेस एंड प्रेमिसेस कंक्लूसिवली। A valid deductive argument may have all false premises and true conclusion. An inductive argument claims the probability of its conclusion. An inductive argument cannot provide us any new information about matters of fact. तो करेक्ट नहीं है ये पूछा है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 है जो यही करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 30 says that when the purpose of the definition is to explain some established use of a term, the definition is called। अगर पर्पस जो हो किसी भी डेफिनेशन का वो एक कुछ established established यूज़ करना हो कुछ टर्म का, तो वो डेफिनेशन क्या कहलाएगी आपकी। So the right answer for this question is lexical। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके इस टेबल पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो टेबल है यहाँ पे 1st और 2nd 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। इसमें 1st में आपका परसेंटेज है एम्प्लॉयज़ की जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के, और
यहाँ अब दूसरा आपको रेशियोज दिया है मैन और वुमेन का सेम डिपार्टमेंट में। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो 4600 है, और इस टेबल की बेसिस पे आपको 31 से 35 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप देख लीजिए, आईटी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ 26 है, मार्केटिंग की अगर बात करें तो 22 है, परचेज की 18 है, एचआर में 11, अकाउंट्स में 8 एंड प्रोडक्शन में 15। रेशियो की बात करें तो आईटी में रेशियो मैन का 1 है, विमेन मतलब मैन 1 है, विमेन 3 है, 1:3 है, मार्केटिंग में 1:1 है, परचेज में 5:1 है, एचआर में 1:1, अकाउंट्स में 3:1 एंड प्रोडक्शन में 3:2। और टोटल बताया ही था 4600 है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन द अकाउंट डिपार्टमेंट। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 92। Next question number 32. What is the total number of employees working in the IT and HR department together? IT और HR department में एक साथ काम करने वाले total number of employees कितने हैं? So 1702 is the correct answer for this question. Third one is, what is the ratio of the total number of men to the total number of women working in all the departments put together? अगर सारी डिपार्टमेंट्स को एक साथ रखा जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ मैन और वीमेन है उनका रेशियो क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो रेशियो है वो है 53:47। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द नंबर ऑफ ए वुमेन इन द परचेज डिपार्टमेंट फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ वुमेन है परचेज डिपार्टमेंट में वो कौन सी परसेंटेज बनाती है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन में? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3%। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 सेज दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ मैन इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्या रेशियो रहने वाला है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैन का? तो दैट इज 9:11। Option number 2 is the right answer for this question. Now question number 36 says that which of the following statement regarding the term ICT is are true। अब यहाँ पर सही स्टेटमेंट आपको बतानी है ICT से, ठीक है। तो a digital divide is an economic and social equality with regards to access to use of or impact of ICT. ICT helps in international development by bridging the digital divide and providing equitable access to technologies। दो बातें यहाँ पे बताई हैं आपको, ठीक है, और अब आपको बताना है कि कौन सी बात यहाँ पर सही है, ठीक है। सो यहाँ आपका सिर्फ Q वाली बात ठीक है, ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि जो आईसीटी है वो हेल्प करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट में बाय ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ कॉन्फिडेंशियल फाइल नीड्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम अ वर्क स्टेशन विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर दिस। इसको इंश्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे क्या है कि आप फाइल को रिनेम कर दें, या फिर कंप्रेस द फाइल एंड बैकअप टू टेप, कॉपी एंड पेस्ट द फाइल इनटू द रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन, या फिर ड्रैग द फाइल इनटू रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन। तो फाइल को ड्रैग करें रिसाइकल बिन में और फिर रिसाइकल बिन को खाली कर दें। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिगार्ड्स टू वेबसाइट्स। अगर वेबसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो पी में कहा है कि ब्लॉग जो है वो एक वेबसाइट है जो कि कंसिस्ट करता है पोस्ट को इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर अ विकी इज अ वेबसाइट दैट इज डिजाइन टू अलाउ पीपल टू कोलैबोरेट ईजिली। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पी एंड क्यू बोथ, दोनों ही बातें ठीक हैं। Option number 3 is the right answer for this question. Question number 39 says that in the context of email, what is spam? Email के context में spam क्या होता है? तो the act of overloading an email server by using denial of service attack, email messages that are infected with virus, a large quantity of messages that do not reach the recipient, या फिर unsolicited advertising sent to a large number of recipients। तो spam क्या होता है आपका? unsolicited
एडवर्टाइजिंग ही होती है जो कि लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स को सेंड की जाती है. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 40 सेज दैट अ वायरस टाइप इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट यूजर इंटरेक्शन इज नोन एज. एक वो वायरस टाइप जो कि कैपेबल होता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट होने में बिना यूजर के इंटरेक्शन के, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज वॉर्म. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. जो एसडीजीज है वो उनको फॉर्मली किस नाम से जाना जाता था? तो दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट an earthquake of a magnitude in the range of, अगर 6.0 to 6.9 के मैग्नीट्यूड की रेंज में अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होगा रिचर स्केल पे, तो उसको क्या कैसा कहा जाएगा? मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, मेजर या फिर ग्रेट? तो इस रेंज में अगर हमारा अर्थक्वेक होता है तो दैट इज स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक. 6.0 to 6.9. Question number 43 says that frequent episodes of dense smog in water season in the National Capital Region NCR can be attributed to. अब इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है. फर्स्ट वन इज स्टबल बर्निंग, बायोमास बर्निंग इन रूरल हाउस होल्ड्स, ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टबल बर्निंग, biomass burning, transport and transport boundary movements of pollutants. all are correct. अब देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 44 सेज दैट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW कंप्राइजेस ऑफ. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आपके क्या आते हैं? हाउस होल्ड वेस्ट आता है, सैनिटेशन रेसिड्यूज आते हैं, बिल्कुल, वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स आता है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिटेशन डेब्रिस आते हैं. चारों ही आते हैं. ऑल द ऑप्शंस आर राइट. तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फोर्थ. Option number 4 is the right answer for this question. Question number 45 says that as per the Indian government target for exploiting renewable energy resources, जो renewable energy sources हैं उसको exploit करने के लिए अगर इंडियन गवर्नमेंट टारगेट की हम बात करें, the percentage share of solar and wind energy in the total power generation from renewable energy sources by the year 2022 will be about, कितनी % होगा? So that is 91.43% congruent to. Question number 46 says that the mandate of the University Grants Commission includes. UGC की जो कमीशन है उस पर क्या आता है? तो डिसवर्सिंग ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, ग्रांट्स देता है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को. रिकॉग्नाइजिंग एंड मॉनिटरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड फंडिंग रिसर्च रिसर्च सेंटर्स इन यूनिवर्सिटीज़. फंडिंग रिसर्च सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर मैनेजिंग वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट. ठीक है, ग्रांट्स देता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को. दूसरा, मॉनिटरिंग नहीं करता टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को. दूसरा, फंडिंग रिसर्च सेंटर होता है यूनिवर्सिटीज़ का और मैनेज करता है वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम. तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 47 सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइंग टू हैव इंडियाज फर्स्ट नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी. कौन सी स्टेट जो है वो इंडिया की पहली नेशनल रेल और ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी होने वाली है? तो दैट इज गुजरात. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next, question number 48 says that the Citizens Charter is an instrument which seeks to make an organization transparent, accountable, formal, accessible. So right answer for this question is transparent होना चाहिए, ठीक है, accountable होना चाहिए और accessible होना चाहिए, formal नहीं. तो first, second and fourth is the right answer for this question. First, second and fourth. Here is option number 3. Question number 49 says that the chief minister of a state is not eligible to vote in the presidential election if. जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का वो एलिजिबल नहीं होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने के लिए अगर
ही शी हिमसेल्फ हरसेल्फ इज अ कैंडिडेट, अगर वो खुद ही कैंडिडेट है, या फिर अगर वो केयर टेकर है, इज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, दूसरा उसमें कोई क्रिमिनल केस है जो कि पेंडिंग है उसके अगेंस्ट, एंड ही शी इज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 कि वो नॉमिनेटेड मेंबर है स्टेट का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। एंड द क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट सेज दैट इन द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2018 में इनमें से कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो थी जो कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी, इनको देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दैट इज़ DU जो थी वही आपकी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी, अगर हम बात करें QS वर्ल्ड रैंकिंग 2018 की। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरा एक आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड मॉडल पेपर था। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।